बर्नआउट और लगातार होने वाली थकान। देखा जाए तो आज के दौर में ये शायद हम सबके लिए सबसे बड़ी महामारी बन चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी 8 घंटे की डेस्क जॉब के बाद या दिन भर बस लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठने के बाद ही पूरी तरह से टूट जाते हैं। शारीरिक मेहनत शायद उतनी नहीं होती, लेकिन शरीर से ज्यादा ना दिमाग सुन्न हो जाता है। हाँ, और वीकेंड पे भी लोग बस बिस्तर पे पड़े रहते हैं। बिल्कुल, आराम करते हैं, लेकिन फिर सोमवार को उसी थकान के साथ उठ जाते हैं। लेकिन जरा एक बिल्कुल अलग दुनिया की कल्पना कीजिए। 17वीं सदी के जापान में मियामोतो मुसाशी नाम का एक बहुत ही महान सुमुराई था। हाँ, मुसाशी, उनका नाम तो इतिहास में बहुत मशहूर है ना? और इस इंसान ने 60 से ज्यादा जानलेवा द्वंद्व युद्ध लड़े, वो भी तब जब हर पल मौत का साया सिर पर मंडरा रहा था। उसने लगातार कला का निर्माण किया, दर्शन लिखा, मूर्तियां बनाई, हफ्तों तक ध्यान किया, और सबसे बड़ी बात, वो कभी थका नहीं। बिल्कुल, उसकी ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं हुई। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आज का इंसान वातानुकूलित कमरों में आराम से बैठकर थक जाता है और एक सैमुराई मौत के साए में रहकर भी असीम ऊर्जा से भरा रहता है? मैं तो सोचकर ही हैरान रह जाती हूँ। ये सच में एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। हैरानी की बात यह है कि जब हम थकान की बात करते हैं ना, तो अक्सर हम सिर्फ शारीरिक आराम के बारे में ही सोचते हैं। जैसे 8 घंटे की नींद ले ली। हाँ, बिल्कुल। एक आम धारणा बन गई है कि अगर 8 घंटे सो लिए और अच्छा खाना खा लिया तो शरीर की बैटरी फुल हो जानी चाहिए। लेकिन मुसाशी की कहानी एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई बयान करती है। तो आज की इस गहराई से की जा रही छानबीन में हम इसी पर बात करने वाले हैं, है ना? जी हाँ। आज हम 17वीं शताब्दी के जापानी इतिहास और मनोविज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे दुर्लभ स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो बताते हैं कि असली थकान शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। हमारे पास डिसिप्लिन एक्सपर्ट का एक बेहद दिलचस्प स्रोत है। ओहो, डिसिप्लिन एक्सपर्ट, ये तो बहुत प्रासंगिक लग रहा है। बिल्कुल। ये स्रोत मुसाशी के उस रहस्य को डिकोड करता है जिसे आज की हमारी आधुनिक दुनिया, जो हमेशा इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार रहती है, वो पूरी तरह से भूल चुकी है। और आज के हमारे सत्र का मुख्य मिशन भी यही है। हमें ये गहराई से समझना है कि सच्ची ऊर्जा सिर्फ शारीरिक आराम से नहीं आती, बल्कि अलाइनमेंट या भीतर के तालमेल से कैसे आती है। मुसाशी की कहानी से यही सीखना है कि थकान हमारे काम की वजह से नहीं आती। तो फिर किस वजह से आती है? इस बात से आती है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। काम करने की हमारी नियत ही असल में हमारी ऊर्जा का स्तर तय करती है। बिल्कुल सही पकड़ा। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए ना हमें इतिहास के उस दौर में जाना होगा जब ये सिद्धांत गढ़े जा रहे थे। स्रोत हमें 1640 के दशक के ओसाका में ले जाता है। 1640 का दशक, ठीक है। हाँ, जहाँ एक 19 साल के युवा समुराई की कहानी है। ताकेशी एक महान योद्धा बनने की चाहत लेकर मास्टर यामा के डोजो में आता है। उसमें गजब का अनुशासन है, बहुत अच्छी शारीरिक प्रतिभा है और भरपूर महत्वाकांक्षा भी है। मतलब एकदम परफेक्ट स्टूडेंट। हाँ, वो दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने की इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो बुरी तरह टूट चुका है। वो इतना थक चुका है कि तलवार उठाना भी उसे किसी पहाड़ उठाने जैसा लगता है। सिर्फ 6 महीने में? बिल्कुल। और ये थकान शारीरिक नहीं है, क्योंकि वो शरीर से तो बहुत मजबूत है। ये थकान भीतर की है। स्रोत इसे आत्मा का भारीपन कहता है, एक ऐसा खालीपन जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। ये स्थिति तो आज के कॉर्पोरेट जगत या किसी भी आधुनिक पेशेवर की स्थिति से बहुत मिलती जुलती लग रही है। लोग पूरी मेहनत करते हैं लेकिन अंदर से एकदम खोखला महसूस करते हैं। तो कहानी में जब ताकेशी इस हालत में पहुंचता है तो मास्टर यामा उसे क्या उपाय बताते हैं? असल में मास्टर यामा कोई सीधा उपाय बताने के बजाय ताकेशी से एक बहुत ही कड़वा सच उगलवाते हैं। वे ताकेशी के पास बैठते हैं और बहुत शांति से पूछते हैं कि वो ये सब ट्रेनिंग आखिर क्यों कर रहा है। तो ताकेशी का क्या जवाब होता है? ताकेशी जवाब देता है कि वो अपने परिवार का सम्मान बढ़ाना चाहता है, खुद को एक बेहतरीन योद्धा साबित करना चाहता है और समाज में मान्यता पाना चाहता है। बस यही मास्टर यामा उसकी समस्या की असली जड़ पकड़ लेते हैं। ओहो! वे ताकेशी से कहते हैं कि तुम्हारी थकान का कारण तुम्हारी तलवारबाजी नहीं है। तुम्हारी थकान का असली कारण ये है कि तुम उन दर्शकों के लिए परफॉर्म कर रहे हो जो तुम्हें देख भी नहीं रहे। अरे वाह! चलिए इस विचार को आज के संदर्भ में थोड़ा खोलकर देखते हैं। मतलब ताकेशी की ये स्थिति बिल्कुल आज के स्मार्टफोन्स जैसी लग रही है। वो कैसे हैं? मान लीजिए एक स्मार्टफोन की स्क्रीन बंद है, उसमें कोई गेम नहीं खेला जा रहा, कोई वीडियो नहीं चल रहा,
लेकिन फिर भी वो फोन गर्म हो रहा है और उसकी बैटरी तेजी से खत्म हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैकग्राउंड में हेवी ऐप्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल, बैकग्राउंड में 20 हेवी ऐप्स चल रहे हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो ये बैकग्राउंड ऐप्स क्या हैं? ये ऐप्स हैं दूसरों की राय की चिंता, खुद को हर पल साबित करने की होड़ और समाज में मान्यता पाने की वो अनथीन चाहत। बहुत ही सटीक तुलना है। इंसान बिना कोई भारी शारीरिक काम किए भी सिर्फ इसलिए थक जाता है क्योंकि उसका दिमाग इन छिपे हुए ऐप्स को चलाने में अपनी सारी ऊर्जा जला रहा होता है। सही कहा। इस स्मार्टफोन का उदाहरण इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाता है। और श्रुत में ना मास्टर यामा इस बात को ताकेशी के जहन में उतारने के लिए एक बहुत ही शानदार और भौतिक तरीका अपनाते हैं। भौतिक तरीका? क्या करते हैं वो? वे ताकेशी के हाथ में एक छोटा पत्थर रखते हैं और कहते हैं कि हर बार जब तुम समाज की मंजूरी के लिए ट्रेनिंग करते हो तो इस बोझ में एक पत्थर जोड़ लेते हो। अच्छा। और हर बार जब तुम किसी दूसरे छात्र से अपनी तुलना करते हो तो एक और पत्थर जुड़ जाता है। देखते ही देखते ताकेशी के हाथों में ऐसे काल्पनिक पत्थरों का एक बहुत भारी बोझ आ जाता है। ये कोई साधारण रूपक नहीं है। अगर हम मुसाशी के जीवन को देखें तो उसने अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई महज 13 साल की उम्र में जीती थी। 13 साल? बहुत छोटी उम्र है। हाँ, और उस भयानक जीत के बाद उसने कोई जश्न नहीं मनाया, किसी से तारीफ की उम्मीद नहीं की। वो सिर्फ खुद के कौशल को परखने के लिए लड़ा था, दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। मतलब कोई बैकग्राउंड ऐप नहीं? बिल्कुल। जब कोई इंसान दूसरों की मंजूरी के लिए काम करना बंद कर देता है तो वो अपने दिमाग के बैकग्राउंड में चलने वाले उन सारे भारी ऐप्स को फोर्स स्टॉप कर देता है। बैटरी का ड्रेन होना उसी पल बंद हो जाता है। तो थकान के असली कारण यानी इस मानसिक बोझ और दूसरों की उम्मीदों के इन पत्थरों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि इस बोझ को कम कैसे किया जाए। मतलब इन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? यहीं से स्रोत में डुडू की अवधारणा सामने आती है। डुडू जिसका शाब्दिक अर्थ है अकेले चलने का रास्ता। अकेले चलने का रास्ता। मास्टर यामा ताकेशी को पहाड़ों पर जाने का निर्देश देते हैं और उसे अपना जरूरी सामान इकट्ठा करने को बोलते हैं। तो ताकेशी क्या करता है? मुझे लग रहा है वो बहुत सारा सामान बांध लेता होगा। बिल्कुल, ताकेशी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कोई भी आम इंसान अज्ञात चीजों का सामना करते हुए करता है। वो सुरक्षा के नाम पर किताबें, कई जोड़ी कपड़े, खाने के बर्तन, अतिरिक्त हथियार, मतलब सब कुछ इकट्ठा कर लेता है। उसका एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। हाँ, मन में यही विचार होता है कि भविष्य में पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए सब कुछ रख लेना ही समझदारी है। सही बात है। ये इंसानी फितरत है। लोग अपनी जिंदगी में भी ना हर चीज, हर रिश्ता, हर पुरानी याद को ये सोचकर पकड़ कर रखते हैं कि शायद कभी काम आ जाए। लेकिन मास्टर यामा का नजरिया इससे बिल्कुल उलट रहा होगा। बिल्कुल उलट। वे ताकेशी से कहते हैं कि वो इस ढेर में से तब तक सामान हटाता रहे जब तक कि सिर्फ वही चीजें ना बच जाएं जो जिंदा रहने के लिए एकदम नितांत आवश्यक है। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल छंटाई है। तो अंत में क्या बचता है उसके पास? इस कठोर प्रक्रिया के अंत में ताकेशी के पास सिर्फ एक तलवार, एक कपड़े का सेट, एक सूती कंबल और एक लकड़ी का कटोरा बचता है। यहाँ जो सिद्धांत उभर कर आता है वो बहुत सीधा और प्रहार करने वाला है। हर बेकार चीज एक बोझ है, हर लगाव एक जंजीर है। हर लगाव एक जंजीर है। बहुत गहरी बात है। और अगर हम भौतिक चीजों को कम करने के इस कदम को बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये समझ आता है कि ये महज एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। असली चुनौती तो इस छंटाई की कला को मन के भीतर लागू करना है। मतलब अपने विचारों की छंटाई करना। हाँ, मुसाशी का पूरा जीवन इसका जीता जागता उदाहरण था। वो एक किंवदंती होने के बावजूद अक्सर फर्श पर सोता था, नंगे पैर चलता था और उसके पास कोई खास संपत्ति नहीं थी। लोग उसे अजीब और रहस्यमयी समझते थे, लेकिन मुसाशी मनोविज्ञान का एक गहरा सच जानता था। वो जानता था कि ऊर्जा ज्यादा चीजें इकट्ठा करने या ज्यादा लोगों को खुश करने से नहीं आती, बल्कि अपना गैर जरूरी बोझ कम करने से आती है। जितना कम सामान, यात्रा उतनी ही तेज। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस छटाई के सिद्धांत को आज की प्रतियोगी दुनिया में लागू करने की कोशिश करें तो एक बहुत ही वाजिब उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? अगर इंसान सब कुछ हटा दे, सारी इच्छाएं, सारे लगाव और खुद को साबित करने की सारी भावनाएं छोड़ दे, तो क्या वो अपनी महत्वाकांक्षा भी नहीं खो देगा? मतलब क्या बिना किसी इच्छा के इंसान आगे बढ़ सकता है?
सीखने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक जरूरी लक्ष्य और एक भारी पत्थर के बीच आखिर फर्क कैसे किया जाए। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब मुसाशी की उस बुद्धिमत्ता में छिपा है जिसे समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुसाशी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम था जिसे उसने अपनी किताब में भी लिखा है, ऐसा कोई काम मत करो जो बेकार हो। ऐसा कोई काम मत करो जो बेकार हो। हाँ, यहाँ महत्वाकांक्षा को जड़ से खत्म करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस महत्वाकांक्षा को शुद्ध करने की बात हो रही है। जब मुसाशी द्वंद्व युद्ध लड़ता था तो वो जानता था कि लड़ाई के बीच में आने वाला हर अतिरिक्त विचार, हर अहंकार से भरी सोच मौत को सीधा बुलावा दे सकती है। तो ध्यान भटकना मतलब मौत। बिल्कुल। तलवारबाजी में हर गैरजरूरी हरकत कमजोरी बन जाती है। इसलिए नियम यह है कि जो चीज मुख्य लक्ष्य या रास्ते की सेवा नहीं करती, वो महज एक पत्थर है। अगर किसी की महत्वाकांक्षा उसे उसके काम में बेहतर बना रही है, उसकी कला को निखार रही है, तो वो जरूरी है। मैं समझ रही हूँ। लेकिन अगर वो महत्वाकांक्षा सिर्फ इसलिए है ताकि दूसरे लोग तालियां बजाएं या समाज में रुतबा बढ़े, तो वो एक भारी पत्थर है जिसे तुरंत नीचे रख देना चाहिए। शुद्ध महत्वाकांक्षा कौशल के लिए होती है, अहंकार के लिए नहीं। मतलब काम और उस काम के पीछे की नीयत दोनों का एक ही दिशा में होना जरूरी है। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तब ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाता है। बिल्कुल। अब ना कहानी के उस हिस्से की तरफ मुड़ते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। जब ताकेशी अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ता है तो मास्टर यामा उसे स्पेरिंग यानी अभ्यास मुकाबलों के लिए उतारते हैं। यहाँ ताकेशी का दिमाग लगातार बटा हुआ होता है। हाँ, बटा हुआ मन। मतलब जब वो तलवार चला रहा होता है तब भी वो लगातार ये सोच रहा होता है कि मास्टर यामा उसके हर वार का क्या मूल्यांकन कर रहे होंगे। और इसी बटे हुए मन का नतीजा बहुत दिलचस्प होता है। जब ताकेशी अपने से बेहतर और अनुभवी छात्र, जिसका नाम हिरोशी होता है, उसके साथ मुकाबला करता है, तो वो बहुत जल्दी बुरी तरह थक जाता है। क्योंकि वो बेहतर है। सिर्फ इसलिए नहीं। देखिए, इसके ठीक विपरीत, जब वो किसी कमजोर और नए छात्र से लड़ता है तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिरोशी के सामने ताकेशी खुद को कमतर आंकता है, उसे हारने का डर होता है, जिससे उसके मानसिक बोझ में एक और भारी पत्थर जुड़ जाता है। और कमजोर छात्र के सामने? कमजोर छात्र के सामने उसका अहंकार उसे श्रेष्ठ महसूस कराता है, जो कि एक अलग तरह का मानसिक पत्थर है। दोनों ही स्थितियों में एक बात समान है, उसका मन वर्तमान क्षण में, यानी सिर्फ तलवार की गति पर नहीं है, बल्कि नतीजों पर टिका है। इस स्थिति को हम एक और आधुनिक उदाहरण से समझ सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान हाईवे पर गाड़ी तो पूरी रफ्तार से आगे चला रहा है, लेकिन उसकी नजरें लगातार रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे पे टिकी हैं। बिल्कुल सही। वो लगातार ये देख रहा है कि पीछे वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या कौन उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पूरा ध्यान सड़क पर न होने के कारण एक्सीडेंट होना तो तय है। मानसिक रूप से कहें तो यही बर्नआउट की शुरुआत है। तो मास्तेयामा इस रियर व्यू मिरर को तोड़ने का क्या उपाय निकालते हैं? वे ताकेशी की आंखों पर एक मोटी पट्टी बांधकर स्पेरिंग करवाते हैं। आंखों पर पट्टी? ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, पर आंखों पर पट्टी बांधने का यह तरीका बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। पट्टी बांधते ही दूसरे क्या कर रहे हैं या कौन कितना बेहतर है, ये देखने और तुलना करने की संभावना ही जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि आप किसी को देख ही नहीं सकते। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी का हिस्सा नहीं है। आज का आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से मनोविज्ञान, इसे कॉग्निटिव लोड या संज्ञानात्मक भार की थ्योरी से समझाता है। इंसान का दिमाग एक समय में सीमित जानकारी ही प्रोसेस कर सकता है। तो जब दिमाग दो चीजें एक साथ सोचता है तो वो थक जाता है। जब कोई काम किया जा रहा होता है और साथ ही साथ दिमाग किसी दूसरे विचार जैसे हारने का डर या लोगों की राय में उलझा होता है, तो दिमाग को एक साथ दो मोर्चों पर काम करना पड़ता है। इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में दिमाग बहुत तेजी से अपनी ऊर्जा और ग्लूकोज खत्म करता है। स्टोइक दार्शनिक भी तो यही कहते थे ना? हाँ, बिल्कुल। प्राचीन रोम के स्टोइक दार्शनिक जैसे मार्कस ऑरेलियस भी इसी बात पर जोर देते थे। उनका साफ कहना था कि इंसान की ऊर्जा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आती है जो पूरी तरह से उसके बस में है, जैसे वर्तमान काम में दी जाने वाली मेहनत। जब बाहरी नतीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, जो कि असंभव है, तो ऊर्जा पानी की तरह लीक होने लगती है। ये बात सैद्धांतिक रूप से तो पूरी तरह समझ आती है, लेकिन
असल जिंदगी की एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या है। हम सब अपनी जिंदगी में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तो नहीं घूम सकते ना। हाँ, वो तो मुमकिन नहीं है। तो बिना आंखों पर पट्टी बांधे हम अपने रोजमर्रा के कामों में इस तुलना के जाल और बटे हुए मन से कैसे बच सकते हैं? इस व्यवहारिक समस्या का समाधान मुसाशी के मुशिन के सिद्धांत में मिलता है। मुशिन जापानी ज़ेन दर्शन का एक शब्द है जिसका मतलब है बिना मन की स्थिति या शून्य मन। शून्य मन। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कुछ और कहते हैं क्या? हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान में इसे ही फ्लो स्टेट या प्रवाह की स्थिति कहा जाता है। यह चेतना की एक ऐसी अवस्था है जहां कोई विचार नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, किसी से कोई तुलना नहीं होती, सब कुछ गायब हो जाता है। बचता है तो सिर्फ वर्तमान काम। मतलब पूरी तरह से प्रेजेंट में रहना। बिल्कुल। जब मुसाशी जानलेवा लड़ाइयों में उतरता था तो वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता था कि दर्शक क्या कहेंगे, या जीतने पर क्या इनाम मिलेगा, या हारने पर क्या होगा। उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी के वार और अपनी प्रतिक्रिया पर केंद्रित होता था। दोनों एक हो जाते हैं तो ऊर्जा का सारा रिसाव बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा खर्च नहीं होती, बल्कि काम खुद ही ऊर्जा देने लगता है। मोशन या फ्लो स्टेट की ये स्थिति सच में अद्भुत है, जहां काम खुद एक ध्यान बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। क्या? इस स्थिति को कुछ पलों के लिए हासिल करना शायद मुमकिन हो, लेकिन इसे लगातार महीनों या सालों तक बनाए रखना ये कोई आसान काम नहीं है। एक बार जब मन तुलना और नतीजों से मुक्त हो जाता है, तो रोजाना वही काम करने के लिए सिर्फ प्रेरणा या जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, वो काफी नहीं होती। सही कहा। और स्रोत का अगला हिस्सा हमें इसी चुनौती का सामना कराता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। छठे महीने की ट्रेनिंग के बाद ताकेशी को पहाड़ों के एक बहुत ही दुर्गम और दूर दराज के मठ पे भेज दिया जाता है। अच्छा, वहाँ क्या होता है? वहाँ मास्टर हाक्विन के निर्देशन में उसे 90 दिनों तक एक ही जैसा बेहद कठोर और उबाऊ रूटीन फॉलो करना होता है। उसका दिन सुबह 3 बजे शुरू होता है। फिर ठंडे पानी से नहाना, लंबा ध्यान करना, कठोर शारीरिक श्रम करना, लकड़ियां काटना और फिर से ध्यान करना। अगले दिन फिर वही सब। बाप रे, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई नयापन नहीं। तो आज के दौर के लोगों की तरह टकेशी को भी इस नीरसता की आदत तो बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं थी। उसे एहसास होता है कि उसे उत्तेजना और नवीनता यानी हर पल कुछ नया खोजने की लत लग चुकी थी। उसे हमेशा कुछ रोमांचक चाहिए था। तो वो बोर होने लगा होगा। हाँ, मठ में जब वो पानी ढोने जैसा बहुत ही साधारण काम कर रहा होता है तो उसका मन बुरी तरह भटकने लगता है और विद्रोह करता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ एक महान और अजेय योद्धा बनने आया था, ये पानी ढोने का उबाऊ काम मैं क्यों कर रहा हूँ। ताकेशी के इस आंतरिक विद्रोह पर मास्टर हाक्विन क्या कहते हैं? वे जो बात कहते हैं ना, वो बहुमनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरी है। वे समझाते हैं विरोध से ऊर्जा लीक होती है। विरोध से ऊर्जा लीक होती है? हाँ, जब इंसान कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन लगातार ये चाहता है कि वो कहीं और हो या कुछ और कर रहा हो, तो वर्तमान क्षण और मन की इच्छा के बीच एक घर्षण पैदा होता है। ये जो मानसिक विरोध या मानसिक घर्षण है, असल में वही इंसान को थका देता है। हाँ, तो काम नहीं थकाता, वो जो मन में लड़ाई चल रही है वो थकाती है। बिल्कुल। मुसाशी का जीवन इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो सिर्फ तलवारबाजी में ही माहिर नहीं था, वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां भी बनाता था, सुमी स्टाइल की पेंटिंग भी करता था। वो ये सब इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसे हर पल मजा आ रहा था, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि वो जो भी करता था पूरी उपस्थिति के साथ करता था। मतलब पूरी प्रेजेंस के साथ। हाँ, सिद्धांत ये है कि काम चाहे कितना भी छोटा या उबाऊ क्यों ना हो, अगर उसे बिना किसी मानसिक विरोध के पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए तो वो ऊर्जा चूसता नहीं है, बल्कि ऊर्जा देता है। ये बात सुनने में तो बहुत ही दार्शनिक और अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इसे जमीनी हकीकत पर परखें तो एक सवाल उठता है। इंसान होने के नाते लोगों को कुछ नया करने की प्रेरणा और जीवन में थोड़ा रोमांच तो चाहिए ही होता है ना? हाँ, आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है। अगर इंसान बस एक ही रूटीन को बिना किसी बदलाव के, बिना किसी नई इच्छा के एक मशीन की तरह फॉलो करता रहे, तो क्या अनुशासन की ये अति उसे एक भावनाहीन रोबोट नहीं बना देगी? मतलब क्या इंसान अपनी इंसानियत नहीं खो देगा? ये डर बहुत आम है, लेकिन मास्टर हाकिन का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग और काफी वैज्ञानिक है। वे समझाते हैं कि आज की दुनिया जिस प्रेरणा या मोटिवेशन के पीछे भागती है, असल में वो बहुत अधिक ऊर्जा की मांग करती है। मोटिवेशन में ऊर्जा लगती है? बिल्कुल। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेरणा एक भावना है।
भावनाओं को रोज जगाना पड़ता है, उन्हें रोज खोजना पड़ता है। हर सुबह उठकर खुद को काम करने के लिए मनाना एक बहुत बड़ा मानसिक संघर्ष है, जो दिन शुरू होने से पहले ही हमारी बैटरी आधी कर देता है। ये बात तो है। इसके विपरीत अनुशासन कोई भावना नहीं है। अनुशासन एक लय या रिदम बनाता है। रिदम, अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो क्या ये रोज सुबह उठकर दांत ब्रश करने जैसा है? ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। क्या लोगों को सुबह उठकर दांत ब्रश करने के लिए किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि दांत साफ करना एक लय बन चुका है। वो व्यक्ति के अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई काम लय में आ जाता है तो दिमाग उसे ऑटो पायलट पर डाल देता है। ऐसे कामों को शुरू करने में ऊर्जा का खर्च लगभग शून्य हो जाता है। अरे वाह! मुसाशी ने अपनी कड़ी ट्रेनिंग को एक लय बना लिया था। उसे अभ्यास करने के लिए रोज खुद से लड़ना नहीं पड़ता था। वो बस एक ऐसा व्यक्ति था जो अभ्यास करता था। इसीलिए अनुशासन लंबी दौड़ में प्रेरणा से कहीं ज्यादा असरदार है, क्योंकि ये फैसले लेने में खर्च होने वाली मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह बचाता है। अनुशासन को ऊर्जा बचाने वाले टूल के रूप में देखना सच में नजरिया बदलने वाली बात है। बिल्कुल। और मठ की ये कठोर ट्रेनिंग ताकेशी को उसके जीवन के अंतिम और सबसे भयानक परीक्षण के लिए तैयार करती है। 9 महीने की इस पूरी यात्रा के बाद जब ताकेशी वापस लौटता है, तो उसे एक खतरनाक रोनिन यानी बिना किसी मास्टर के एक आवारा समुराय नाकामुरा के साथ जानलेवा द्वंद्व युद्ध लड़ना होता है। नाकामुरा कोई आम लड़ाका नहीं था, है ना? नहीं, वो कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका था, बहुत खतरनाक था। और इस अंतिम लड़ाई में दोनों योद्धाओं की मानसिकता का अंतर साफ दिखाई देता है। नाकामुरा पूरी आक्रामकता के साथ जीतने के क्रूर इरादे से हमला करता है। मतलब उसका पूरा फोकस जीतने पर था। हाँ, उसका हर वार जीतने की हताशा से भरा है। उसकी मांसपेशियां तनाव में हैं। लेकिन दूसरी तरफ ताकेशी जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा है। उसके भीतर कोई हताशा नहीं है। वो सिर्फ वर्तमान में रहकर नाकामुरा के हर वार पर बहुत ही शांत और सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? और इस अलग-अलग मानसिकता का नतीजा क्या होता है? ये बहुत ही हैरान करने वाला है। मतलब महज 10 मिनट के इस भयानक युद्ध के भीतर नाकामुरा बुरी तरह हांफने लगता है। उसकी सारी शारीरिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सही कहा। जबकि ताकेशी बिना थके पूरी तरह से शांत रहता है और अंततः अपनी इस असीमित ऊर्जा के बल पर नाकामुरा को हरा देता है। इस लड़ाई से स्रोत का जो सबसे बड़ा सिद्धांत सामने आता है, वो ये है कि जीतने की चाहत, जो कि भविष्य में है, वो शरीर में तनाव पैदा करती है और ऊर्जा खत्म करती है, जबकि उपस्थिति या वर्तमान में रहने की प्रेजेंस ऊर्जा को सहेज कर रखती है। हाँ, सही कहा। नाकामुरा मरते वक्त भी हैरान था कि ताकेशी थका क्यों नहीं, और ताकेशी का जवाब मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सबक था। उसने कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ा था, मैं सिर्फ हर पल में मौजूद था। लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा होती है। ये बहुत ही विरोधाभासी लगता है। कोई इंसान जीतने की परवाह किए बिना सबसे बड़ी जीत कैसे हासिल कर सकता है, वो भी तब जब सामने मौत खड़ी हो? क्या जीतने की इच्छा के बिना लड़ना संभव है? इस विरोधाभास में ही ना मुसाशी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। ऊर्जा कभी बाहर से बनती नहीं है, बल्कि ये शरीर और मन के भीतर ही होती है। ये तब बचती है जब इंसान इसे लीक होने से रोकता है। तो नाकामुरा की ऊर्जा लीक हो रही थी। हाँ, नाकामुरा अपनी ऊर्जा को जीतने की इच्छा और मरने के डर के बीच बांट रहा था। उसका दिमाग भविष्य के नतीजे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसके हाथ में था ही नहीं। मनोवैज्ञानिक तनाव शारीरिक रूप में बदल गया। उसकी सांसें छोटी हो गई, मांसपेशियों में तनाव आ गया और वो अपनी ही ऊर्जा से जल गया। और ताकेशी? दूसरी ओर ताकेशी ने अपनी ऊर्जा को सिर्फ एक जगह केंद्रित रखा, वर्तमान क्षण में अपनी तलवार की गति पर। नतीजे कभी किसी के नियंत्रण में नहीं होते, केवल वर्तमान क्षण की प्रतिक्रिया ही एकमात्र सच है। जब भविष्य के नतीजों से मन का जुड़ाव खत्म हो जाता है तो ऊर्जा असीमित लगने लगती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुसाशी का रहस्य कोई जादुई शक्ति नहीं था। ये पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक अलाइनमेंट था। ऊर्जा इस बात से बिल्कुल नहीं आती कि इंसान कितना ज्यादा काम करता है, बल्कि इस बात से आती है कि इंसान वो काम किस नीयत से और किस मानसिक अवस्था में करता है। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने में ताकेशी की तरह ही कई अदृश्य और भारी मानसिक पत्थर ढो रहे हैं। लोग लगातार अपनी तुलना सहकर्मियों से करते हैं, समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं,
और भविष्य की चिंता भी। हाँ, भविष्य को लेकर हर पल चिंतित रहते हैं और हर काम में दूसरों की तालियों का इंतजार करते हैं। असल में यही वो भारी पत्थर हैं जो इस आधुनिक बर्नआउट का असली कारण है। इंसान इसलिए नहीं थकता क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा काम करता है। इंसान इसलिए थकता है क्योंकि उसका मन हर वक्त कई दिशाओं में बटा हुआ है। सीधे रास्ते पर पूरी एकाग्रता से चलने से कभी थकान नहीं होती। थकान हमेशा मन के गोल गोल घूमने से होती है। सीधे रास्ते पर चलना और मन की अनावश्यक चीजों की छटाई करना। आज की इस चर्चा ने सच में ऊर्जा और थकान को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। जो मानसिक बोझ लोग अनजाने में उठा रहे हैं, उन्हें पहचानना और फिर पूरे होश के साथ उन्हें एक-एक करके नीचे रखना ही डूडो का असली अर्थ है। और जैसा कि ताकेशी को पहाड़ों पर समझाया गया था, जरूरत की हर चीज इंसान के भीतर ही मौजूद है। समस्या यह है कि लोग इतनी सारी ऐसी चीजें ढो रहे हैं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उन गैर जरूरी चीजों को हटाना ही असीमित ऊर्जा का असली रहस्य है। तो मुसाशी के इस रहस्य और आज की इस गहराई से की गई छानबीन के अंत में जरा इस विचार पे गौर कीजिए। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, अगर आज हम सब अपने सारे काल्पनिक पत्थरों को नीचे रख दें, दूसरों की हर एक उम्मीद, खुद को महान साबित करने की हर चाहत और भविष्य में क्या होगा इसका हर डर, तो इसके बाद हम असल में क्या बनेंगे? जब वो सारा मानसिक शोर शांत हो जाएगा, तो क्या उस खालीपन, उस गहरे शून्य में हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाएंगे? या शायद सारी इच्छाओं के खत्म होने का वो क्षण ही हमारा अपना असली मुसाशी बनने का क्षण होगा?